Bismillahirrahmanirrahim. Hexose monophosphate shunt. Hexose monophosphate pathway or hexose monophosphate shunt or phosphogluconate pathway. ये इसके तीन नाम्स हैं। ठीक हो गया, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका सेकंड नाम है। फिर ये अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीएस साइकिल्स, ये ग्लाइकोलाइसिस और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का अल्टरनेटिव है, एनाबॉलिक इन नेचर्स है। ठीक। दूसरा, ये कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच एंड पेंटोजेज। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में क्या एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है और पेंटोजेज प्रोड्यूस होते हैं। नो एटीपी प्रोड्यूस और यूटिलाइज। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में एटीपी ना प्रोड्यूस होता है और ना यूटिलाइज होता है। एंजाइम्स लोकेटेड इन साइटोसोल। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट हैं। लीवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड्स, एरिथ्रोसाइट, टेस्टिस एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट इन टिश्यूज के अंदर होता है। ठीक। जो लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, एड्रेनल ग्लैंड्स, एरिथ्रोसाइट, टेस्टिस एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड। These tissues are involved in synthesis of fatty acid and steroid which are dependent on supply of NADPH। इन टिश्यूज के अंदर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्यों होता है? क्योंकि ये टिश्यूज फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस करते हैं और फैटी एसिड और स्टीरॉइड की सिंथेसिस के लिए NADPH की ज़रूरत होती है, तो ये NADPH हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट प्रोवाइड करता है। अब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का जो पाथवे है वो दो फेजेस पे डिवाइड है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा? NADPH इसमें प्रोड्यूस होगा, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा? पेंटोजेस प्रोड्यूस होंगी, पेंटोजेस। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एनाबॉलिक इन नेचर है और ये क्या काम करता है? NADPH और पेंटोजेस प्रोड्यूस करता है। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक। कि एनाबॉलिक इन नेचर है या कैटाबॉलिक इन नेचर है, ये MCQs में आता है। और दूसरा ये आ सकता है कि ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? NADPH और पेंटोजेस प्रोड्यूस करता है। टिश्यूज़ के नाम याद हों कि कौन सी टिश्यूज़ के अंदर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। अब हम मेन पाथवे को जाते हैं। अब हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रेबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये जो है ये ऑक्सीडेटिव फेज है और ये जो है ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। अब जो ऑक्सीडेटिव फेज है, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक। ये सेंट्रल मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल है। ठीक। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन। इसको किससे बनता है? एंजाइम्स कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के नाम पर है डीहाइड्रोजिनेज। ठीक। और ये रेगुलेटरी एंजाइम्स है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का, तो ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। और जब जहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज होता है तो वहाँ पर NADPH प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे पास क्या है? 6 फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन, जिससे 6 फास्फोग्लूकोनेट बनता है। ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज। ग्लूकोनोलेक्टोन ये नाम यहाँ से लिया गया, और हाइड्रोलेज क्यों? यहाँ पर वाटर यूज होता है, H2O यूज होता है। फिर 6 फास्फोग्लूकोनेट से क्या बनता है? 6 फास्फोग्लूकोनेट का नाम लिया गया और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स फिर नीचे लगा दिया गया है, तो यहाँ पर NADPH प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर 6 फास्फोग्लूकोनेट से रेबोलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेप में क्या होता है? NADPH प्रोड्यूस होता है। ठीक। फर्स्ट और थर्ड में क्या? NADPH प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स आ जाएगा, और ऊपर जो है रिएक्टेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर रिएक्टेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ जाएगा, यहाँ पर फास्फोग्लूकोनेट है तो फास्फोग्लूकोनेट आ जाएगा। और जो सेकंड स्टेप है वहाँ पर वाटर हाइड्रेशन होती है, तो यहाँ पर क्या है? ग्लूकोनोलेक्टोन आ जाएगा, ग्लूकोनोलेक्टोन और हाइड्रोलेज आ जाएगा। तो ये नाम इस तरह याद कर सकते हैं आप। फिर आपके हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि रेबोलोज 5 फॉस्फेट से क्या क्या बनता है? जेलुलोज 5 फॉस्फेट और रेबोज 5 फॉस्फेट। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रेबोलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनता है। एंजाइम्स कौन से हैं? रेबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमिरेज, और यहाँ पर है कीटो आइसोमिरेज। ये इसका कीटो आइसोमिरेज है, रेबोलोज 5 फॉस्फेट का रेबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमिरेज है। और यहाँ पर क्या है कि रेबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमिरेज हैं एक दूसरे के। रेबोलोज 5 फॉस्फेट और जेलुलोज 5 फॉस्फेट एक दूसरे के एपिमिरेज हैं, और रेबोलोज 5 फॉस्फेट और रेबोज 5 फॉस्फेट एक दूसरे के कीटो आइसोमिरेज हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से कीटो हैं, कौन से एपिमिरेज हैं, और रेबोलोज 5 फॉस्फेट से कौन से दो
प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर रेबोलोज 5 फास्फेट और रेबोज 5 फास्फेट क्या करते हैं कि यहाँ पर ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट बनाते हैं। किसकी मदद से? ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज टीपीपी पीपीपी पे डिपेंडेंट है और मैग्नीशियम आयन पर भी। थायामीन पायरोफॉस्फेट, थायामीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी। ठीक, फिर क्या होता है? फिर सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट से और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से ट्रांस एल्डोलेज की मदद से अरिथ्रोज 4 फास्फेट और फ्रैक्टोज 6 फास्फेट प्रोड्यूस होता है। फिर जेलोलोज 5 फास्फेट और अरिथ्रोज 4 फास्फेट से ट्रांसकीटोलेज की मदद से फ्रैक्टोज 6 फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। फिर ये टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते हैं। अब एंजाइम्स के लिहाज से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं? ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज थायामीन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट है और ट्रांस एल्डोलेज किसी चीज़ पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक, ट्रांसकीटोलेज 2 बार आया हुआ है और ट्रांस एल्डोलेज 1 बार आया हुआ है। तो ट्रांस एल्डोलेज से क्या प्रोड्यूस हुआ है ये आपको याद होना चाहिए, और ट्रांसकीटोलेज से क्या हुआ है। अब ये जो प्रोडक्ट 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके नाम कैसे याद रखने हैं? ठीक, तो जेलुलेज 5 फास्फेट और रेबोलोज 5 फास्फेट, तो आप RX का फार्मूला फर्स्ट जो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कि R से रेबोज 5 फास्फेट है और X से जेलुलोज 5 फास्फेट है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सीडोहेप्टोलोज 7 फास्फेट, तो यहाँ पर GS का फार्मूला यूज़ हो सकता है। ठीक, GS गर्स कोलो। फिर अरिथ्रोज 5 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जेलुलोज। ठीक, तो इससे क्या होता है कि EF नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो यहाँ पर GF का फार्मूला यूज़ हो रहा है, यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह से आप इनको याद कर लें तो आप प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो फर्स्ट जो है ट्रांसकीटोलेज है, फिर ट्रांस एल्डोलेज है और ट्रांसकीटोलेज है। तो ये याद रखना है कि ट्रांसकीटोलेज थायामीन पैरोफॉस्फेट TPP पे डिपेंडेंट है। थायामीन पायरोफॉस्फेटो इसका नाम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव फेस है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है। ऑक्सीडेटिव फेस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर NADPH प्रोड्यूस होता है और पेंटोजेस जो है नॉन ऑक्सीडेटिव में प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं आप RX, GS, EF और GF से याद करके सारे इन मॉलिक्यूल्स के नाम आप लिख सकते हैं और फिर आप ये भी लिख सकते हैं आसानी से। और ये जो नाम है और एंजाइम्स के, तो ये फर्स्ट और थर्ड जो स्टेप है NADPH है और जो सेकेंड है वहाँ पर H2O यूज़ हुआ है तो हाइड्रोलेज होगा। तो रेगुलेटरी एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में जो इसकी इंपॉर्टेंस है उस पर एक अलग डिस्कशन लेक्चर है। अब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में कितना क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज हुई हैं या यूज़ हुई हैं और कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पर 6 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट जो स्टार्टिंग जो मालिक्यूल था ग्लूकोज 6 फास्फेट उसके 6 मालिक्यूल यूज़ हुए हैं, 12 NADPH यूज़ हुए हैं और 6 H2O यूज़ हुए हैं। ठीक, और 6 CO2 प्रोड्यूस हुए हैं, 12 NADPH प्रोड्यूस हुए हैं और 5 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट के प्रोड्यूस हुए हैं और 12 H प्रोड्यूस हुए हैं। अब पहले जो 6 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास ये जो मालिक्यूल है ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसके 6 मालिक्यूल यूज़ हुए हैं। NADPH एक साइकिल में 2 बार प्रोड्यूस हुआ है, 2 बार, तो इसलिए इसको 12 उसने कहा है। ठीक, 12 यानी कि एक मालिक्यूल अगर 6 देगा तो 2 मालिक्यूल 12, एक मालिक्यूल से 2 आ रहे हैं तो 6 से 12 आएंगे। ठीक है, एक मालिक्यूल से 2 हैं तो 6 से 12 हैं, और वाटर जो है वो 1 बार यूज़ हुआ है। CO2 इस जगह पर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, तो एंजाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये याद रखना है कि यूटिलाइज कौन सी चीज़ें हुई हैं और प्रोड्यूस कौन सी चीज़ हुई है। ठीक, कि यानी कि 5 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट के और 6 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट के यूज़ हुए थे, तो एक मालिक्यूल गायब है, और 12 NADPH प्रोड्यूस हुए हैं, 6 CO2 और 12 H ये प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये साइकिल था और इसको याद करने की ट्रिक भी हमने देख ली। ठीक, ऑक्सीडेटिव फेस और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस भी देख लिया। अब इनके साथ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इसकी सिग्निफिकेंस है, वो अलग एक डिस्कशन